वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और आज जो है हम शुरू करेंगे अपना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 8। इसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मिथाइल लिथियम का स्ट्रक्चर, जैसे सॉल्ट का स्ट्रक्चर और फेरोसिन का स्ट्रक्चर। इन तीनों में से एक स्ट्रक्चर जो है हर साल रिपीट होता है, तो ध्यान रहे आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, नोट्स बनाएं अकॉर्डिंगली, समझें उसको, और आपको जो है ज़रूर फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8। तो यहाँ पर आज जो है हमें सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल लिथियम। देखो, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ लिथियम के अंडर आता है, मैंने डिस्कस करा था इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर जो है मिथाइल लिथियम हम बोलते किसको हैं, देखो CH3Li को, ठीक है। CH3 को आप क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। और इस Li को आप क्या बोलते हैं, लिथियम बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि जो ये मिथाइल लिथियम है आपका, यानी CH3Li, इसका स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल लिथियम। अब ध्यान रहे, कुछ बातें हम जान लेते हैं मिथाइल लिथियम के बारे में। जैसा ये पहला पॉइंट है कि मिथाइल लिथियम क्या है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट होता है ये एक तरह से, ठीक है। अल्काइल लिथियम भी बोलते हैं। जब हम रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा कुछ क्यूब टाइप का लग रहा होगा, लेकिन इसे क्यूब नहीं बोलते, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से समझो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, देखो CH3Li, राइट, यानी मिथाइल लिथियम। तो मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो अब ध्यान रहे यहाँ पे कि जो लिथियम होता है ना, वो देखो कहाँ कहाँ पे अटैच है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है। मतलब इसका ये हुआ कि 4 कॉर्नर्स, टोटल 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3 8 कॉर्नर्स होते हैं किसी भी क्यूब में या टेट्राहेड्रल में। तो 8 में से जो 4 पे है, 4 पे क्या है हमारे पास, लिथियम है। अब बाकी बचे जो 4 है वहाँ पे क्या है, CH3 यानी मिथाइल, है ना। तो मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है हमारे मिथाइल लिथियम का, उसमें जो 4 लिथियम है वो 4 कॉर्नर्स पे है, और जो 3 मिथाइल हैं वो किस में है, 3 कॉर्नर्स पे। सॉरी, 4 मिथाइल जो है वो भी क्या है, कॉर्नर्स पे है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर क्या है, CH3 इज प्रेजेंट ऑन द एजेस। एजेस का मतलब होता है कोने। देखो CH3 कोनों में प्रेजेंट है यहाँ पर। फिर अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर भी देखो कोनों में प्रेजेंट है CH3, है ना। दूसरी बात ये ध्यान रखनी, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिथियम इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ रहे हो, मतलब मान लो ये A एटम है, तो इसके इर्द गिर्द मान लो B एटम जुड़े हुए हैं, 1 2 3, एक C एटम से भी ये जुड़ा हुआ है, एक D एटम से भी जुड़ा। तो ये जो A है जो सेंटर में है, ये कितनों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4। तो क्योंकि जो ये A एटम है ये 4 से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस A एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। सिंपल है कि जो एक इंडिविजुअल एटम कितने एटम से, अपने आसपास कितने एटम से जुड़ा हुआ है बॉन्ड्स के थ्रू, वो होता है उसका क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो लिथियम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। इसका मतलब यहाँ पे जो लिथियम होगा ये वाला, ये अपने आसपास 6 एटम से जुड़ा होगा, सही है। तो देखते हैं कैसे, क्यों हम बोल रहे हैं कि लिथियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है, 6 होता है। देखो अगर मैं किसी भी एक लिथियम को पकड़ूं इस स्ट्रक्चर में, तो ये जो लिथियम है इसी को पकड़ लो, चलो। तो देखो ये लिथियम कितनों से जुड़ा हुआ है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 4 5 6। तो देखो एक लिथियम 6 बॉन्ड्स बना रहा है, मतलब एक लिथियम टोटल कितने एटम से जुड़ा होगा,
6 एटम से जुड़ा होगा। इसका मतलब लिथियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। देखो 6 से जुड़ा हुआ है ये लिथियम, ये वाला जो लिथियम है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ, यहाँ इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी अटैच है, इस बॉन्ड के थ्रू इस वाले लिथियम से भी अटैच है ना। तो कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 6 हो गए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि लिथियम जो होता है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द एपेक्स, एपेक्स मतलब होते हैं कोने, ऑफ टेट्राहेड्रा, एंड एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ प्लेन्स, ईच मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद 3 लिथियम। मतलब ये है यहाँ पे कि जो ये लिथियम होते हैं ना, ये एजिस पर होते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं करेक्ट करता हूँ, और मिथाइल भी होते हैं, लेकिन दिख तो ये हमें एजिस पे रहे हैं, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर में दिखता है एक्चुअली में ये ना, जैसे मान लो मैं एक पेज बनाता हूँ इस तरह से, तो ये इन बिटवीन होते हैं, ठीक है, पेजेस के सेंटर में होंगे कौन, ये मिथाइल। और जो आपके लिथियम है वो कहाँ होते हैं, कोनों में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरी बात ये ध्यान देनी है, ये वाली बात, कि जो लिथियम एटम है आर प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ टेट्राहेड्रा एंड एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ प्लेन्स, ईच मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विथ 3 लिथियम। मान लो देखो, अगर मैं मिथाइल की बात करूं, ये मिथाइल पकड़ो, कोने वाला जो मिथाइल है, इससे ज़्यादा समझ आएगा, ये वाला मिथाइल पकड़ो, ये देखो कितने लिथियम एटम से जुड़ा हुआ, एक इससे जुड़ा हुआ, एक यहाँ से जुड़ा हुआ, एक यहाँ से जुड़ा हुआ, टोटल कितने लिथियम एटम से जुड़ा हुआ, 3 लिथियम एटम से। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है एक मिथाइल ग्रुप अपने आसपास 3 लिथियम एटम से जुड़ा होता है ना। तो बस ध्यान रखना है आपको कि जो जो एक मिथाइल ग्रुप होगा, एक CH3 ग्रुप होगा, वो अपने साथ या अपने आसपास 3 लिथियम एटम से जुड़ा होगा। अच्छा, इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि CH3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कितना होगा, 1 2 3, है ना, 3 ही होगा, राइट। देख लो चाहे तो गिन के, 3 ही से जुड़ा हुआ है, तो ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। लिथियम क्या होता है, लिथियम कंटेन्स स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। मान लो जैसे ये मैं Li4 की बात करता हूँ, तो से फॉर एग्जांपल मैं एक Li यहाँ पे बनाता हूँ, 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 इनको जोड़ दो, ये क्या बन रहा है, देखो स्क्वायर नहीं बन रहा है, चारों कोनों पे क्या होंगे, यहाँ पे लिथियम। तो जो लिथियम होता है Li4, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, एक स्क्वायर के शेप में नज़र आ रहे हैं, त्रिभुज, त्रिभुज आई थिंक त्रिभुज बोलते हैं कि हम, थोड़ा मुझे पता नहीं, पर क्या होता है, एक स्क्वायर। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसका नाम है जैसे सॉल्ट, स्ट्रक्चर ऑफ जैसे सॉल्ट। कोई जी सॉल्ट बोलता है, कोई जैसे सॉल्ट बोलता है, आप दोनों ही कोई भी एक वर्ड पकड़िए और उसे बोलिए। वैसे जैसे सॉल्ट ज़्यादा सही रहता है, जैसे सॉल्ट, इसको बहुत सारे केमिस्ट्री जो होते हैं, केमिस्ट्रियन, वही इसको जैसे सॉल्ट बोलते हैं। तो देखो जैसे सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KPtCl3C2H4H2O, KPtCl3C2H4H2O। H2O आप ना भी लो, इसे निगलेक्ट भी कर सकते हो और कहीं पे लेते भी हैं, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, तो वाटर तो हर जगह प्रेजेंट होता ही है, कहीं ना कहीं मॉइस्चर के फॉर्म में होता है, कहीं वेपर्स के फॉर्म में होता है, कहीं हम लेते हैं उसको एज ए एक्वस मीडियम, तो वाटर को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर बाहर क्या है, देखो सबसे पहले जो है ये क्या है, सबसे पहले इसको जो बाहर होते हैं ब्रैकेट के, ये है ना आपका ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट के जो बाहर होते हैं उनको पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम, फिर इस ब्रैकेट के अंदर आओ, ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, देखो क्लोरीन है ना, तो ट्राई, ट्राई मतलब 3, तो ट्राई क्लोरो, और इस C2H4 को क्या बोलते हैं, इथाइलिन, क्या बोलते हैं, इथाइलिन। और सिंस यहाँ पे क्या जुड़ा है, देखो 3 Cl है ना, तो इसलिए ट्राईक्लोरो आया, C2H4 के लिए इथाइलिन आया। ये प्लेटिनम है, तो ये प्लेटिनेट सेकंड, प्लेटिनम को क्या बोलेंगे, प्लेटिनेट सेकंड। सेकंड क्या बता रहा है उसकी, प्लेटिनम की सेकंड का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट से है, तो यहाँ पे प्लेटिनम
किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2। तो एक बार फॉर्मूला क्या है, पोटेशियम ब्रैकेट में प्लेटिनम Cl3 यानी 3 क्लोरीन, C2H4 यानी इथाइलिन, ठीक है, और बाहर आप वाटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड। तो अब देखते हैं ये जो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आई कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखो जब आप इस कंपाउंड को तोड़ोगे तो जो ये बाहर वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो स्क्वायर है ना, इसको बोलते हैं, इसको, ये जो स्क्वायर वाला होता है ये फर्दर टूटता नहीं है, ठीक है। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये पता किस में टूटेगा, PtCl3, यानी जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा यहाँ पे, और जो ये K है वो अलग यहाँ पे K+ के फॉर्म में निकलेगा। तो इस वाले इस पे क्या, इस कोऑर्डिनेशन, इसको बोलते क्या है वैसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब प्लस चार्ज है तो इसमें माइनस होगा, न्यूट्रल होता है ओवरऑल मॉलिक्यूल। तो अब ध्यान देना यहाँ पे कि इथाइलिन जो होता है वो न्यूट्रल होता है हमारा, ये क्या होता है, इथाइलिन न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखो, इस क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, हमेशा -1 होता है, ठीक है। तो अब मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, देखो जैसे सॉल्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मेटल क्या है हमारे पास, प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम सेंटर में आएगा, हमेशा मेटल सेंटर में होता है। तो 3 Cl है, तो यहाँ पर देखो 1 Cl यहाँ लगाओ, 1 Cl यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, कितने Cl हैं, 3 Cl है। और हर Cl पे कितना होता है, माइनस चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। और ये क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन को आप ऐसे लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है आपका इथाइलिन का स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह से यहाँ पे चौथे कॉर्नर पे, पहले 3 कॉर्नर पे तो क्या है, क्लोरीन लगा हुआ, चौथे कॉर्नर पे क्या है हमारे पास, इथाइलिन है। अब ध्यान रखना जो इथाइलिन के जो ये हाइड्रोजन होते हैं ये बेंट होते हैं, ठीक है। बेंट मतलब मुड़े हुए होते हैं। मुड़े हुए यहाँ पर इसलिए क्योंकि इनमें रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, तो रिपल्शन के कारण ये जो हाइड्रोजन है इथाइलिन के क्या होते हैं, बेंट होते हैं। ये बहुत कम जगह लिखा रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसकी ऑक्सीडेशन कैसे निकालनी है इस प्लेटिनम की। मैंने क्या बोला, क्लोरीन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है क्लोरीन पे क्लोरीन पे क्लोरीन पे Cl पे कितना चार्ज होगा, Cl पे कितना चार्ज होगा, -1। इथाइलिन यानी C2H4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इस पर कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो इसका तो क्या हो गया, 0, ठीक है। इसमें कितना होगा, ये क्लोरीन पे -1, तो टोटल 3 क्लोरीन है ना, तो 3 इंटू -1 इंटू 3। और इसकी हमने क्या मान ली ऑक्सीडेशन स्टेट, सपोज x मान ली। तो देखो कैसे करना है, इसकी हमने क्या मानी, x। तो x एक क्लोरीन पे कितना होता है, -1। टोटल यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 1 2 3, 3 क्लोरीन है ना, तो 3 क्लोरीन हो गए। अब ये इक्वल्स टू में -1 कहाँ से आया, ये हमारा जो चार्ज होता है, जो हमारा इस कंपाउंड पे चार्ज है वो हमेशा इक्वल टू में आता है। अगर यहाँ पे -2 होता तो यहाँ -2 लिखते, -4 होता तो इक्वल टू में -4 लिखते। तो यहाँ पे कितना चार्ज है, -1 है, तो इक्वल टू में क्या लिखा, -1। तो x का क्या, ये 3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये -1, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर देखो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है कि प्लैटिनम की कितनी होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ये, प्लेनर समझ रहे हो। अगर मैं क्या करूँ, एक पेज को रखूँ और पेज के चारों कोनों में से 3 Cl रख लूँ, ठीक है। एक पेज बनाऊँ मैं इस तरह से, और चारों कोनों में से 3 कोनों पर मैं Cl को रख लूँ, और बीच में मैं प्लैटिनम को रख लूँ, मेटल को रख लूँ, और यहाँ पर जो है मैं क्या जोड़ दूँ, इथाइलिन जोड़ दो। तो देखो एक पेपर में है ना ये सारे के सारे, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब जो है, तो यहाँ पर प्लैटिनम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2, हमने निकाल के देख लिया, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, एक पेज में होते हैं सब, ठीक है। पेज में एक Cl यहाँ लगाओ, एक Cl Cl C2H2
इथाइलिन, ऐसा भी बताया था पीटी बीच में, वही सेम चीज। ठीक है। प्लेटिनम इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड 3 Cl माइनस आयन आर एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम सेंटर पे है और 3 Cl माइनस कहाँ पे रहे, 3 Cl आयंस कहाँ पे है, या 3 क्लोरीन कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, 3 कॉर्नर पे। ठीक है, दिख रहे हैं कोनों में, देखो 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट ये बात करता है, एट फोर्थ कॉर्नर स्क्वायर इथाइलिन एटम इज प्रेजेंट, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है, देखो मान लो ये क्या है, एक स्क्वायर है हमारे पास, तो जो ये फोर्थ कॉर्नर पे जो ये इथाइलिन है ना, ये इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। मान लो आपने पेज जो है टेबल पे पेज रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है। तो जो ये इथाइलिन होगा ना, ये वाला, ये इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, मतलब ऊपर की तरफ होगा ये। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन भी देख लेते हैं कैसे ये बनता है। तो स्ट्रक्चर में आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, क्या ध्यान रखना है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है सबसे पहली बात। 3 Cl जो है कॉर्नर पे लगे रहते हैं, सेंटर में क्या रहता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2। फोर्थ कॉर्नर पे क्या रहता है, इथाइलिन। इथाइलिन के हाइड्रोजन बेंट होते हैं, क्यों होते हैं, अवॉइड रिपल्शन, ताकि रिपल्शन कम हो। ठीक है। और बस इतनी बातें याद रखनी है बाकी। और ये भी याद रखना है कि जो ये फोर्थ वाले कॉर्नर पे जो ये हमारा इथाइलिन ग्रुप होता है, ये इस स्क्वायर प्लेनर रिंग के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो PtCl4 के साथ इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, PtCl4 लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के लेते हैं, 2 मोल्स लेते हैं। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा PtCl2C2H4। ठीक है, PtCl2C2H4, प्लेटिनम डाइक्लोरो इथाइलिन। क्या बोलेंगे इसे, प्लेटिनम डाइक्लोरो इथाइलिन। फिर इसको KCl के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या बनेगा, जैसे सॉल्ट। वही फॉर्मूला के, इसका फॉर्मूला याद रखना, KPtCl3C2H4। तो ये क्या होता है, जैसे सॉल्ट होता है। अब यहाँ पर, और इसको हम दूसरा नाम ये भी बोलते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन हैज प्लेटिनम इथाइलिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम इन्वॉल्व है और एक इथाइलिन भी इन्वॉल्व है, तो हम इसको जैसे सॉल्ट के अलावा प्लेटिनम इथाइलिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। राइट। अब हम आते हैं अपने आखिरी और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे, जिसका नाम है फेरोसिन। ठीक है, इसका नाम है फेरोसिन। फेरो इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे आयरन है, तो क्योंकि ये आयरन डेरिवेटिव है तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फेरोसिन। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C10H10Fe। कार्बन कितने होते हैं, 10, हाइड्रोजन कितने होते हैं, 10, आयरन कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर को ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं बहुत जगह, आयरन बीच में C5H5, C10H10 में से 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन मैंने इस तरफ लिखे, और 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन मैंने इस तरफ लिखे, है ना। तो अब तुम देखो 20, 20 का मतलब क्या होता है, 2, 20 का मतलब होता है 2। ठीक है। तो 20, और इसको आप क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये बोलते हैं इसको। तो 20 मतलब 2, क्योंकि एक इस तरफ है एक इस तरफ, तो 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। Fe को क्या बोलते हैं, आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये डायामैग्नेटिक कंपाउंड होता है, मतलब इसमें जो है सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयर्ड होते हैं। इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे अनपेयर्ड अनपेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलेंगे आपको। तो इसलिए ये कंपाउंड क्या होता है, डाया मैग्नेटिक। इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर तो देखो ये है CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH, बीच में आयरन होता है। फिर वह सेम इस तरफ जो रिंग है वैसी ही रिंग यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ भी CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, बीच में क्या आता है, आयरन आता है। अब देखो इसी को ना, ये जो रिंग है इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो कैसे। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो रिंग है
इस रिंग को बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल। क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटाडाइनाइल। साइक्लो क्यों? क्योंकि साइक्लिक रिंग है भाई, क्लोज रिंग है तो इसलिए साइक्लो लगा। पेंटा क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसलिए पेंटा आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर बनाऊं मैं तो ये होता है, देखो इस तरह से, ये बना हुआ भी है यहाँ पे, इस तरह से होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल। इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ठीक है। ये H होता है, ये यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इसको क्या बोलते हैं हम? साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है, डाइनाइल रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो पहला स्ट्रक्चर ये है, सेकंड स्ट्रक्चर ये, मतलब इनमें कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है, ये सेम ही है, ठीक है। बस इसको हमने ओपन फॉर्म में लिख लिया, कार्बन हाइड्रोजन शो कर दिया, इसमें हमने कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करे, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो फेरोसिन का स्ट्रक्चर है ना, वो एक्सरे के हेल्प से हमने ड्राइव करा, विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन इज कन्फर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे। इसमें जो भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसे देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं? इक्विवेलेंट। और यहाँ पे जो भी कार्बन कार्बन होंगे, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है यहाँ पे, इस कार्बन के बीच, इस कार्बन के बीच कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, सारे के सारे इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड आर सेम लेंथ एंड द आयरन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिंग कार्बन। अब ये क्या होता है, सैंडविच स्ट्रक्चर होता है इसका। सैंडविच समझते हो? जैसे तुम दो ब्रेड लेते हो ना, दो ब्रेड के बीच में फिर क्या डालते हो, कुछ भी बटर डाल दिया, तो वो बटर हो गया हमारा आयरन। बटर क्या हो गया? आयरन। और ये दोनों क्या हो गए? ब्रेड। यानी जो ये दो रिंग है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एक ऊपर और एक जो ये नीचे वाली, इन दोनों के बीच में एज आ बटर की तरह जो है कौन रहता है? दोनों ब्रेड, ये दोनों क्या हो गए? ब्रेड के पीसीज, और बीच में ये क्या हो गया? आयरन बटर, ठीक है। तो उसी को तो आप सैंडविच बोलते हो, है ना। तो दो रिंग जो है ऊपर नीचे होती हैं, और बीच में क्या होता है? यहाँ पे आयरन होता है, ठीक है। अब ध्यान देना कि जो ये आयरन होता है, ये इस रिंग से और इस रिंग से, दोनों रिंग से जो है इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। क्या रहता है? इक्वल डिस्टेंस पे। Fe को हम आयरन बोलते हैं, पहले ही बता दूं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, सेक्सटेट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल। मतलब इसका ध्यान से समझो। देखो अगर मैं रिंग बनाऊं, अगर मैं ये वाली रिंग यहाँ पे मैं थोड़ा बड़े में बना रहा हूँ, H ये माइनस, और ये क्या है यहाँ पे? पाई पाई। देखो यहाँ पे जो तुम्हें मैं ये सर्कल सा दिख रहा है, ये जो सर्कल सा है यहाँ पे, ये सर्कल अंदर जो रिंग के जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, ये क्यों ऐसा दर्शाया गया है? देखो ये वाली जो रिंग होती है ना, ये एरोमेटिक होती है, तो इसमें जो है रेजोनेंस आता है। रेजोनेंस कैसे? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है, ये इधर जाता है और ये इधर आता है, ठीक है। तो देख रहे हो तुम, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये रिंग में ही घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिंग में घूम रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि सारे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग में घूम रहे हैं, तो हम इस तरह से दिखा देंगे इसको। इसका मतलब भी तो यही होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो जितने भी देखो इसमें कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और दो यहाँ से, दो माइनस चार्ज से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो जो ये 6 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये किससे शो कर रखा हमने? ये डॉट डॉट वाले सर्कल से, ठीक है। दूसरा ध्यान देना कि फेरोसिन जो है 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होता है ये, ठीक है। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे होते हैं वो भी हम देखते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान रखो कि 18 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास एक तो होता है न्यूट्रल एटम मेथड, एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ज़्यादातर जो है न्यूट्रल एटम मेथड को हम प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है गलतियाँ होने के चांसेस कम रहते हैं। तो जो है, तो देखो पहले सीखते हैं। तो देखो जो टोटल
वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर इसको बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे मेटल कौन है, आयरन है, तो आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें देखने हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड, अब जैसे देखो ये इसी स्ट्रक्चर को जो है मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, आयरन है, आयरन से जुड़े हुए इस तरफ भी C5H5, इस तरफ भी C5H5, तो आयरन से जुड़े हुए जो भी हैं C5H5 ये दोनों क्या हैं, लिगेंड। अगर आपसे कोई आपके फ्रेंड जुड़े हुए हैं अगल बगल तो वो आपके लिगेंड की काम कर रहे हैं, आप उनको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, आपके लिगेंड्स हैं। जो भी आपसे एटम जुड़ा हो या जो भी फ्रेंड आपसे जुड़ा है वो सब आपके लिगेंड्स हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब अगर यहाँ पे -1 है, -1 अगर मानो यहाँ पे क्या है, -1 चार्ज है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे +1 कर दोगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया है, माइनस तभी तो आया होगा ना जब उसमें ऐड हुआ होगा। और अगर यहाँ पे से फॉर एग्जांपल इस पे प्लस चार्ज है, कंपाउंड पे जो है प्लस चार्ज है, तो तब आप यहाँ पर से -1 कर दोगे। एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया ना, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे फिर फॉर्मूले में से। और अगर कोई चार्ज नहीं है, जैसे ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, जीरो है चार्ज, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे जीरो लिखोगे, प्लस माइनस चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब इस पर जो चार्ज होगा कंपाउंड पे, ठीक है, वहाँ पे आप क्या लिखोगे, ज़ीरो लिखोगे। तो आओ देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल कौन है भाई, ये आयरन है, आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि 3D मेटल्स हैं, तो 3D मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद करने के लिए एक ट्रिक होती है। देखो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26, इसमें 2 डिजिट हैं 2 और 6, 2 और प्लस 6 करो कितना बनेगा, 8, तो उसमें इतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे और भी मेटल्स, 3D मेटल्स में ट्रिक काम करती है, स्कैंडियम लगा लो, वेनेडियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कोई भी एटम उठाओ, ठीक है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उनके दोनों डिजिट का सम कर दो, वही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे मेटल क्या है, पहला क्या है, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या है, आयरन, तो आयरन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान ये बात देनी है कि ये जो C5H5 ये पता है क्या है, ये यही रिंग है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। देखो 5 ही तो कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, तो ये हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन देती है, 5 इलेक्ट्रॉन देती है। और ये लिगेंड है, ये क्या है, यहाँ पे लिगेंड ही तो है, आयरन से जुड़ा हुआ, तो इस तरह के कितने जुड़े हुए हैं लिगेंड, 2 जुड़े हुए हैं, तो एक जब 5 दे रहे हैं तो 2 कितने देंगे, 5 × 2, 5 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो जीरो आ रहा है, मैंने ये जीरो लिखा है, जीरो इसलिए क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है, चार्ज जब है ही नहीं, ना प्लस का चार्ज ना माइनस का चार्ज, तो हमेशा क्या लेंगे, ज़ीरो। तो ऐड करो 8 इसके आगे, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड, लिगेंड क्या है, C5H5, एक कितने देता है, 5, तो इस तरह के दो है तो कितने देंगे, 2 × 5 यानी 10, तो 8 + 10 कितने हो गए, 18। तो जो हमारा फेरोसीन होता है वो क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होता है, ध्यान रखना। दूसरी बात, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी देख लेते हैं फेरोसीन के। देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 249 डिग्री सी होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 173 से 174 डिग्री सी होता है। ये स्टेबल होता है, स्टेबल पता क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है। अभी हमने देखा जो भी 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स में, वो सारे के सारे कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो है इसका 2 स्ट्रक्चर फॉर्म, इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। देखो ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, ये क्या है, आयरन। तो अगर दोनों रिंग का देखो जो हेड है, ये है ना हेड, एक ही डायरेक्शन में है, अपवर्ड है ना, देखो यहाँ पे, तो उस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड फॉर्म, क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड फॉर्म। और ये जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है ये किस में होती है, जब फेरोसिन आपके गैस फेज में हो, ठीक है, उसकी अवस्था जो गैस हो। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इसको इस वाले जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है इसको 4 ± 1 किलोजूल पर मोल एनर्जी दे दूँ। 4 ± 1 का मतलब ये होता है, ये तो 4 या 4 में
एक कम हो सकता है, -1 तो 3, +1 करेंगे तो 5, 4 के आसपास अगर हम इसको एनर्जी दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में क्या होता है कि जो आयरन है उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होती, जो ये रिंग है ना, एक अपवर्ड हो जाती है इस तरह से और एक क्या हो जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फेज। और ये कहाँ होता है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।